वेलकम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी बेहतर चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ाई में लग चुके होंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। जो भी मैं क्लास पढ़ाऊंगा उस क्लास से जो बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो इस क्लास को देखकर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 70 से 75 या 90 तक जंप कर सकता है, क्योंकि ये वन शॉट की क्लास है। इसमें आपका पक्का फायदा ही होने वाला है। मैं आपसे ज्यादा दिन नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे केवल 13 दिन मांग रहा हूं। 13 दिन अगर आपने मुझे कंसिस्टेंसी के साथ दे दिए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बायोलॉजी का पेपर 90 तक स्कोर कर जाएगा बहुत आराम से। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव जो हमारा पहला टॉपिक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। साफ तौर पर आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सूक्ष्मजीव। तो आपको ये पता होना चाहिए सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। सूक्ष्मजीव ऐसे जीव जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। सर इसका मतलब क्या होता है नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते? बेटा इसका मतलब ये होता है बिना किसी चश्मे के, बिना किसी माइक्रोस्कोप के हमें वो सूक्ष्म जीव दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। जैसे कि सूक्ष्म जीवों की व्यापकता पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे शरीर पर भी पाए जाते हैं और जानवरों की भी शरीर पर पाए जाते हैं और पौधों में उगाए जाते हैं। जैसा कि आप इस चैप्टर में आगे पढ़ते जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सूक्ष्म जीवों का कितना महत्व है हमारे जीवन में। देखो, वे ऐसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं जहां कोई अन्य जीवन संभव नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं? क्या सर सूक्ष्म जीव केवल जीवाणु हो सकते हैं? नहीं, सूक्ष्म जीव हर वो चीज हो सकती है जो छोटे होते हैं, यानी कि जिनका साइज बहुत ही छोटा होता है और वो हमें आंखों से, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया होता है, कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है, विषाणु होता है, विरोइड्स होता है। अच्छा सर, ये जो विषाणु है ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो विरोइड्स होता है ये क्या होता है? विषाणु से छोटा वाला जो होता है उसे कहते हैं विरोइड्स। समझ में आ रही है ना बात? दूसरी बात समझिए आप, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका महत्व हमारे जीवन काल में बहुत ज्यादा होता है। इस बात को समझाने के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल बेटा मैंने ले लिया है। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, मेरी डेमो क्लास आप देख सकते हैं, है ना। मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल कर्ड का लिया है। कर्ड को हिंदी में कहते हैं दही। दही तो बेटा खाया है ना। खाने में कैसा होता है? खट्टा होता है। सर उसमें कौन सा विटामिन होता है? सर सी होता है। ना 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 ना, ये बच्चा जो है, ये गलती जो बच्चा है वो हर स्टूडेंट्स करता है, पर आपको नहीं करनी, क्योंकि आप बारसी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। तो आइए, दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है प्रेजेंट सर? लैक्टोबैसिलस। अच्छा, लैक्ट कहाँ लिखा होता है? जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं उनमें लैक्ट लिखा होता है। वो दूध का डब्बा आता है, याद है ना, जो छोटे से बच्चे का दूध का डब्बा आता है, उसके ऊपर इतना बड़ा सा डब्बा होता है, उसके ऊपर लिखा होता है लैक्टोजन या फिर लैक्टोग्रो। जितने भी मिल्क वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें लैक्टो लगा हुआ होता है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात सुने, ये लैक्टोबैसिलस। अच्छा सर, यहाँ पर लैब लिखा है, यहाँ लैक्टोबैसिलस लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? आइए इसकी फुल फॉर्म, बेटा इसकी फुल फॉर्म यूपी बोर्ड में पूछी जा चुकी है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। समझ में आ गई बात? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। जीवाणु दूध में वृद्धि करते हैं और इसे दही में बदल देते हैं। आपको याद होगा कि थोड़े से दही को मिल्क में डाल दिया जाता है, फिर कुछ समय पश्चात अर्थात रात के बाद यानी कि सुबह में देखा जाता है कि वो किसका निर्माण हो जाता है? पूरा दही बन जाता है। थोड़े से दही को, ध्यान से सुनिए आप, थोड़े से दही के टुकड़े को मिल्क में, यानी कि मिल्क में डालने की प्रक्रिया को कहते हैं निवेश। समझ में आ रही है ना बात? इसे कहते हैं निवेश। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके फायदे क्या क्या होते हैं?
ये दूध के प्रोटीन को, केसीन को पचाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। और इसमें कौन सा विटामिन होता है? सर सी होता है। ना 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 ना, सी नहीं होता है इसमें। कौन सा होता है? विटामिन B12 होता है, की मात्रा बढ़ाकर पोषण गुणवत्ता में सुधार करता है। यानी कि बताया था ना, विटामिन B12 का नाम कौन सा होता है? रासायनिक नाम साइनो कोबालामिन। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, ये जो विटामिन B12 है, इसका यूज क्या है? मेरी डेमो क्लास देखी? नहीं देखी? कोई बात नहीं है, ये आरबीसी को बढ़ाने का काम करता है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात सुनो। अच्छा, इससे एक और फायदा होता है। पेट में जो भी गंदगी वगैरह होती है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों को रोकने में मदद करता है। समझ में आ गई बात? ये पेट की गंदगी को साफ करने का, यानी कि पेट को फिल्टर करने का काम करता है। दूसरी बात सुनो, आटा। जो डोसा और इडली खाई है ना कभी? नहीं खाई होगी, उम्मीद है नहीं खाई होगी। डोसा और इडली ये साउथ में ज्यादातर खाया जाता है, फिलहाल अपने यहाँ भी होता है लेकिन बहुत कम। डोसा और इडली आटा जीवाणु द्वारा किण्वित होता है। सर इसका मतलब क्या होता है किण्वित? ये तो पता ही नहीं मुझे। मैं बताता हूँ। जितने भी जीवाणु को अगर इसमें मिक्स किया जाए, किसी भी एक चीज ने अगर जीवाणु को मिक्स कर दिया गया, तो उसका वर्ड बदल जाता है, उसको बोलते हैं किण्वित। समझ में आ गई बात? फर्मेंटेड। ठीक। दूसरा समझिए, आटा का फूला हुआ दिखना, CO2 गैस। भाई साहब, यूपी बोर्ड 2025 का ये क्वेश्चन है। जब आटा फूलता है इडली या डोसे का, तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस निकलती है। ब्रेड बनाने के लिए कौन सा कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा कवक उपयोग में लाया जाता है, जिसका नाम होता है बेटा बेकर्स ईस्ट? इसे हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। लिख के ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पेपर में देखने को 100% आपको मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं। आगे बढ़े बेटा। घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव हो गया। अच्छा, पार्ट 2 भी है इसको। पनीर, चीज तो सबने खाया होगा, है ना? मार, आपको तो पता ही है कितने बढ़िया क्वालिटी की चीज आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में, है ना? पनीर की बनावट, स्वाद और सुगंध विशिष्ट सूक्ष्म जीवों से आती है। इसमें विशिष्ट होते हैं सूक्ष्म जीव। कौन कौन से होते हैं वो अभी पता लग जाएगा आपको। स्विस पनीर, इसमें बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं जो प्रोपोइनियो बैक्टीरियम शर्मानी। देख रहे हो? ओए हुए, शर्मा गई का, ये वही वाला है शर्मानी। प्रोपिनियो बैक्टीरियम शर्मानी द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 गैस के उत्पादन के कारण होते हैं। समझ में आ गई बात? पनीर में जो छेद दिखाई देते हैं, यानी कि जो छिद्र दिखाई देते हैं, वो CO2 अधिकतम निकलने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक दूसरा होता है रॉकफोर्ट चीज। यह एक विशिष्ट प्रकार के कवक द्वारा पकाया जाता है, और एनसीईआरटी में इसका नाम मेंशन नहीं किया गया, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आओ। टॉडी, टॉडी पिए कभी? पियोगे कैसे जब दक्षिण भारत में मिलती है? वो तुम्हारे तो बस की नहीं है, घर से निकल जाओ। दक्षिण भारत तो बहुत दूर की बात है। समझ में आ गई ना बात? दक्षिण भारत एक पारंपरिक पेय है, मतलब वहां पर दक्षिण भारत में एक पारंपरिक रूप से फेस्टिवल के रूप में सबको दिया जाता है। जैसे अपने यहाँ समझ रहे हो बेटा, कोई अगर त्योहार होता है, ठर्रा चलती है। बेझिझक ठर्रा चलती है, तो भैया ये भी चलती है यहाँ पर। यह ताड़, पाम के वृक्ष के तने से निकलने वाले रस किण्वित करके बनाया जाता है। यानी कि जो वृक्ष का तना होता है, उससे थोड़ा सा रस निकाला जाता है और उसमें सूक्ष्म जीव को मिलाया जाता है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। किण्वित करके बनाया जाता है, कोई बात नहीं है, हम पी लेते हैं उसको, मौज करते हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग मछली, सोयाबीन और बांस की टहनियों को किण्वित करने में भी होता है। इससे कोई अपना लेना देना है नहीं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह आपका एक लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से। 5 नंबर में जरूर आएगा ये क्वेश्चन, लिख के दे रहा हूं मैं तुमको। घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव 100% आना ही आना है। नहीं आया ना, चैनल का नाम बदल दूंगा। आगे आओ, अगला टॉपिक। घरेलू उत्पादन में आपने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे औद्योगिक उत्पादन में। औद्योगिक उत्पादन में आपने देखा होगा, ठर्रा
और एक होती है मैजिक मूवमेंट। समझ रहे हो बेटा? ठर्रा और मैजिक मूवमेंट में कितना डिफरेंस होता है। तो मैजिक मूवमेंट में कुछ तो ऐसा खास होगा ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है। वो बड़े बड़े बर्तन, फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स क्या होता है? औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का उत्पादन धड़ाधड़ किया जाता है, लगातार किया जाता है, जिससे कि बहुत ज्यादा सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाएं और हमें ज्यादा मात्रा में अल्कोहल देखने को मिले। मुख्य जो जो इसमें होता है, क्या होता है? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी क्या होता है सर? अभी तो बताया था आपने। सर ये वही वाला तो नहीं है? इससे क्या हो रहा था? ब्रेड तैयार हो रहा था। हाँ बेटा वही वाला है। वहां पर नाम क्या था याद है? बेकर। समझ रहे हो ना बात को? वहां पर बेकर ईस्ट था, यहाँ पर क्या है? ब्रूअर्स ईस्ट है। याद रखना ये दोनों ईस्ट सेम सेम है, नाम दोनों के सेम है, बस यहाँ पर राम और श्याम की कहानी है। हैं एक ही माँ के बेटे, लेकिन बस नाम चेंज हो गया है। समझ में आ गई ना बात? तो अगर आपसे बोला जाता है कि कौन से सूक्ष्म जीव को शराब बनाने के काम में लाया जाता है, ब्रूअर्स, बेकर मत लिख देना। समझ में आ रही है बात? क्योंकि बेकर तो ब्रेड के लिए होता है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पेय के प्रकार कच्चे माल और प्रसंस्करण के आधार पर। पढ़ते हैं भाई, कंठस्थ हिंदी है, समझ में तो मेरी भी नहीं आई है ना? ऐसा सोच रहे होगे तो आगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा। बिना आसबन, विदाउट डिस्टिलेशन, वाइन और बियर, इसमें अल्कोहल की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। बिना आसबन, और ये आसबन इसका मतलब क्या होता है? बड़े से टैंक में डालने के बाद, बड़े से टैंक में डालने के बाद अगर कोई चीज बनाई जाती है तो हम उसको नाम दे देते हैं बियर और वाइन। जो बड़े बड़े उद्योगपति पीते हैं वो होती है भैया बिना आसबन के। समझ में आ रही है बात? और जो आसबन वाली होती है भैया वो अपनों को मिल जाती है, विस्की, ब्रांडी और रम। देख लो बेटा तुम इन दोनों में से कौन सी चूज करोगे। इसके एग्जाम्पल्स नीट में आ चुके हैं। समझ में आ गई ना बात? इसके एग्जाम्पल्स, बाकी आप डिसाइड करो कि आपको कौन सी चूज करनी है, विस्की, ब्रांडी या रम। औद्योगिक उत्पाद भैया प्रतिजैविक। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग इन दिस चैप्टर, यानी कि बेटा इंपॉर्टेंट, जबरदस्त वाली ये पेपर में आने वाली है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? आओ पढ़ते हैं। प्रतिजैविक होता क्या है, यहां पर महत्व लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। ग्रीक शब्द लिया गया था एंटी। एंटी का मतलब होता है खिलाफ। आंटी, आंटी। बायो, बायो का मतलब होता है जीवन। सर यहां तो लिखा है जीवन के खिलाफ, ये तो कुछ मैच ना हुआ है एंटीबायोटिक। सर ऐसी बात क्या कर रहे हो आप? मेरी बात सुनो आप ध्यान से, आगे की लाइन पढ़ो। एंटी का मतलब होता है खिलाफ, और जीवन किसके? जीवन के विरुद्ध। जीवन के विरुद्ध किसके? रिस्पेक्ट देखो बेटा, बैक्टीरिया के जीवन के विरुद्ध की बात हो रही है। बैक्टीरिया के जीवन के विरुद्ध ऐसी औषधि जो बैक्टीरिया के जीवन के विरुद्ध काम करती है उसे हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। समझ में आया हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ज्यादा मैं कुछ आपसे नहीं मांग रहा हूं। ठीक है बेटा, आगे आओ। महत्व यहां से ले लिया। अब इसकी खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी थी? पेनिसिलिन की खोज की थी, जिसका नाम दिया था पेनिसिलिन नोटेटम। अच्छा ये कैसे खोज हुई, ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। पता है क्या करा? एक बार ये अपनी लैब में थे, लैब में कुछ काम कर रहे थे, है ना? अब ये एनसीईआरटी में तो जो बताया गया है वही आपके सामने पेश किया जाएगा। लैब में थे तो इनकी वाइफ का घर से फोन आया, कहाँ हो? आ जाओ यहाँ पर, घर पर आ जाओ, घर पे कोई नहीं है। तो अब ये इन्होंने काम छोड़ा और ये ऐसे करके भागते चले गए। लेकिन उस वक्त की बात थी, ये एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे जिसका नाम था बेटा स्टेफाइलो, स्टेफाइलो कोकाई। अच्छा ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये एक स्ट्रेन होती है जो सर्दी जुकाम को कॉज करती है। ठीक, ये उस पर काम कर रहे थे। इन्होंने एक प्लेट पर सारा बैक्टीरिया फैलाया हुआ था, मतलब उस पर रखा हुआ था ऐसे करके। तो जब उस पर बैक्टीरिया रख के चले गए तो ये तो घर चले गए भागते भागते। अब भागते भागते पहुंचे घर। अब वहां जाने के बाद में ये सुबह आते हैं अपने ऑफिस में। ऑफिस में आने के बाद में देखते हैं कि प्लेट पर कुछ जगह ऐसी थी जहां पर इस बैक्टीरिया का असर नहीं था, और कुछ जगह ऐसी थी जहां पर खाली खाली था, है ना?
तो ये समझ गए ये ऐसा क्या है। अब इन्होंने जो खाली जगह थी मतलब ये वाली प्लेट थी, यहाँ पर इस बैक्टीरिया का कोई असर नहीं था। इन्होंने यहाँ से चेक किया, यहाँ से चेक किया ये कैसे बना, क्यों बना, क्या बना, तो इनको एक नया नाम मिला पेनिसिलिन, जिसका नाम था, ये एक कवक था, पेनिसिलियम नोटेटम कवक था, जिसका नाम इन्होंने नाम रख दिया पेनिसिलिन। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? फ्लेमिंग ने। और एक और बात बता दूं, इसको दिया किसने था? नाम इसका सबसे पहले पेनिसिलिन दिया था वॉक्समैन ने। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है वॉक्समैन। समझे? नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, वॉक्समैन। समझ में आ गई बात? और फिर जब इन्होंने इसको बनाया तो सबसे पहले इसका यूज किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लेना। कब दिया गया था यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट बारसी सर आपको जरूर बताएंगे। इन 1945 अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी, इन्हीं को नहीं, फ्लेमिंग को भी मिला था। ये तो बाद में क्रेडिट ले गए। अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी और फ्लेमिंग को सन 1945 में एक नोबेल पुरस्कार दिया गया। समझ रहे हो? जीते जी किसी की इज्जत नहीं होती है, मरने के बाद में। समझ रहे हो बेटा क्या होता है? आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। सॉरी, इस टॉपिक को देख लेते हैं। इन्होंने प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया और कुष्ठ रोग जैसी घातक बीमारियों के इलाज में मदद की। बेटा जाहिर सी बात है ना, ये सारी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। तो आप ये याद करो, 1 2 3 और ये 4, ये चारों जो बीमारियां हैं ना, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए इस बारे में। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से होती है? तो ये चारों अगर आपको पता है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रसायन, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु। भैया इसको देखते हैं कैसा लगता है आपको। अगर अभी तक आपको क्लास समझ में आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ में आ रही है? इसको देखते हैं। रसायन, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु। विभिन्न कार्बनिक अम्ल के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। देखते हैं कौन कौन से। सूक्ष्म जीव का नाम, सूक्ष्म जीव का नाम बोलो ना मेरे साथ, एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर जो होता है, ये होता क्या है? ये कवक होता है। एक एक लाइन और एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। इससे क्या उत्पादित किया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल और किसमें देखने को मिलता है सर? नींबू में। समझ में आ गई बात? और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, एसिटोबैक्टर एसिडाई, याद है इसका नाम सुना है कहीं ना कहीं? मेथनोइक एसिड भी बोला जाता है इसे, मेथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है इसे। किससे उत्पादित किया जाता है? जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। और इससे क्या उत्पन्न होगा? एसिटिक अम्ल। समझ में आ गई बात? जिसे आप क्या बोलते हो? सिरका, सिरका, सिरका। आगे बढ़ो। क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी एक जीवाणु से प्राप्त होता है। और इससे क्या, कौन सा अम्ल निकाला जाता है? ब्यूटारिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल से क्या उत्पादित करोगे बेटा? मक्खन। समझ में आ गई बात? आगे सुनो। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से क्या, किससे उत्पादित होता है? कौन है ये? जीवाणु। और ये क्या करता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। और क्या करता है? दही बनाता है। समझ गए? आओ आगे। रसायन, एंजाइम और जैव सक्रिय अणु, पार्ट 2। देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। देखो बेटा, मैं फिर कहूंगा आपसे, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। आओ आगे। लाइपेज, लाइपेज क्या होता है? अरे जो आपके यहाँ पर कपड़े धोए जाते हैं, हाँ आपको तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपका काम थोड़े ना कपड़े धोने का। मम्मी तो है ही कपड़े धोने के लिए। मम्मी से, मम्मी को बताना जाके, जो मैं आज बता रहा हूँ मम्मी को बताना, मम्मी इसमें ये है लाइपेज। लाइपेज जो होता है, यहाँ पर ये क्लॉथ बना हुआ है ना, यानी कि डिटर्जेंट में उपयोग होता है, कपड़ों से तेल के दाग को हटाने में मदद करता है। मम्मी आपको पता है इसमें क्या है? कहीं क्या है? लाइपेज। आज मैंने पढ़ा, वारसी सर ने पढ़ाया। आओ आगे। ये देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है? हार्ट बना हुआ है ना, हार्ट। समझ रहे हो? इसका मतलब समझ दो। समझ पूरी बात रहे हो। जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस से प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, सुनो,
स्ट्रेप्टोकोकस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। इस स्ट्रेप्टोकोकस से प्राप्त होता है, क्लॉट बस्टर के रूप में रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने का काम करता है। वो आपने देखा होगा, जो इंसान बसा का सेवन या घी का सेवन ज्यादा करता है तो उसकी जो नलिकाएं होती हैं उनमें क्या होने लगता है, जो उनमें क्या होने लगता है, उनमें रुधिर का थक्का बनने लगता है। और जब थक्का बनने लगता है तब क्या होता है, धीरे धीरे क्लॉट यानी कि थोड़े थोड़े जगह रुकावट आने लगती है। उन रुकावट को दूर करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया जाता है, जिससे कि इंसान के भीतर रुकावट ना हो रुधिर में। 1 मिनट बस, अभी आता हूँ। दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। साइक्लोस्पेरिन है, यहाँ पर लिखा है ना कैप्सूल, तो भैया देखो कवक। पहली बात तो ये कवक है, ये भैया नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये 12th के लिए भी है और 12th के लिए भी है और नीट के लिए भी है। तो जो बच्चा ये सोच रहा हो कि बस मेरा 12th तक सीमित रहेगा, ऐसा नहीं है, आपके आगे तक के लिए फायदा होगा बेटा इससे। साइक्लोस्पेरिन ए यानी कि कवक, यानी कि किससे प्राप्त किया जाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कवक से प्राप्त किया जाता है। और इसे कब दिया जाता है, मान लीजिए किसी बंदे ने, किसी एक इंसान ने अपनी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है, मतलब अपनी किडनी खराब हो गई थी तो दूसरी किडनी को लिया है। दूसरी किडनी जैसे ही उसने डलवाई है, तब ऐसे केसेस में हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ऐसे केसेस में डब्ल्यूबीसी को समझाने के लिए, डब्ल्यूबीसी से कहने के लिए आप इस पे अटैक ना करें, ये अपनी ही बॉडी का है। क्योंकि कोई भी चीज जब बाहर से अंदर आती है आपके, तो आपके अंदर जो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती है। और जो वो एक्टिवेट होती है वो पता है क्या करती है, अटैक करने लगती है। समझ में आ गई बात, जैसे दूसरा अंग खराब हो जाता है। तो ऐसे केसेस में साइक्लोस्पेरिन दिया जाता है। ईस्ट, भैया देख रहे हो ईस्ट, इसे याद रखने का तरीका बेटा यही है, ईस्ट ऐसे लिखते हो। और टैटिन, स्टैटिन, इंपॉर्टेंट है ये भी। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक है ये ईस्ट, मोनास्कस परप्यूरियस, याद रखना। ये है क्या सर, ये कवक है, मोनास्कस परप्यूरियस। याद रखो कितना बेहतरीन नाम लग रहा है, मोनास्कस परप्यूरियस। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है बेटा, ये एक दूसरा रूप होता है वसा का, ठीक है, जो आपकी सेहत के लिए यानी कि जो आपके हार्ट के लिए हानिकारक होता है, ये उसको कम करने का काम करता है। ठीक है बेटा, आओ आगे बढ़ते हैं। वाहित मल, सबसे पहले तो बेटा वाहित मल बताओ क्या होता है। वाहित मल क्या होता है, जो वाहित मल होता है, जो वाहित मल होता है, नगरों तथा, मैं लिख दे रहा हूं, नगरों तथा कस्बों के, नगरों तथा कस्बों के व्यर्थ जल को, व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं। समझ में आ गई बात, वाहित मल कहते हैं। तो भैया जो आप देख रहे हो, सबसे ज्यादा प्रमुख स्रोत पूछा जाता है, इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है, वाहित मल का, क्योंकि कलरफुल होता है ना वाहित मल इसलिए मारकर भी समझ रहा है कलरफुल है प्रमुख स्रोत क्या होता है, मलमूत्र, वो भी किसका, किसका बताओ, जानवरों का, मनुष्य का, मनुष्य का मलमूत्र इसका प्राथमिक स्रोत होता है। जो नालों वगैरह में पानी जाता है उसको तालाब में छोड़ने से बचा जाता है। क्यों बचा जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा गंदा होता है। उसको ठीक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक सबसे पहला प्लान था यमुना एक्शन प्लान, और गंगा यमुना एक्शन प्लान वो पूरी तरीके से समाप्त किया। फिर उससे ये पाया कि जिससे अगर हम ये गंदा पानी डायरेक्टली, ये जो नदी नालों का जो गंदा पानी है, अगर हम इसको डायरेक्टली वहाँ भेजेंगे, यानी कि जो हम तालाब में भेजेंगे, तो हम ये देखेंगे कि उसमें दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। जो सूक्ष्म जीव होंगे वो पता है क्या करेंगे, सारी ऑक्सीजन को खत्म कर देंगे, और जो जल में रहने वाले जीव हैं उनके लिए काफी नुकसानदायक हो जाएगा। तो इस वजह से हम उसको स्वच्छ करके भेजते हैं, जिससे कि जलीय जीव जो हैं वो काफी स्वस्थ रहें और हमारे लिए बेहतर चीजें बना सकें, बेहतर पारितंत्र का निर्माण कर सकें। आओ इसको देखते हैं, वाहित मल के उपचार की प्रक्रिया। यह उपचार कितने पार्ट्स में होता है, 2 पार्ट्स में होता है, निस्यंदन होता है और एक होता है अवसादन। निस्यंदन का मतलब होता है तैरते हुए कूड़े को हटाना, और अवसादन का मतलब ये होता है
जब आप किसी पानी को थोड़ी देर रखते हो, एक गिलास में या एक बाल्टी में आप रखते हो गंदे पानी को, तो उसमें जो सूखा कचरा होता है, वो ऊपर की तरफ तैरने लगता है और जबकि जो थोड़ा-सा भारी कचरा होता है, वो तली पे बैठ जाता है और जब वो तली पे बैठ जाता है, तो बाकी जो ऊपर का प्रोसेस होता है ऊपर का जो सूखा कचरा होता है, उसको हम हटा देते हैं। उसको हटाने की प्रोसेस कहलाती है निस्यंदन और जो अवसादन होती है, जो पानी था उसके नीचे गंदगी थी, उस पानी को हम दूसरे टैंक में शिफ्ट कर देते हैं और बाकी के नीचे जो कचरा रह जाता है, उसको हम ज़मीन में दबा देते हैं, भूमि में दबा देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अवसादन। आगे देखते हैं इसके चरण। सबसे पहले तैरते हुए कूड़े को निस्यंदन द्वारा हटाया जाता है। फिर ग्रिट यानी कि जो मिट्टी के कण ज़मीन वो नीचे पार्ट में दब जाते हैं, एक बड़ा-सा टैंकर होता है, उसमें नीचे पार्ट में छोटे-छोटे कण बैठ जाते हैं, रेत वगैरह बैठ जाती है, उसको हटाया जाता है किसके द्वारा? अवसादन के द्वारा। जो ठोस नीचे बैठ जाता है उसे कहते हैं प्राथमिक आम्पक यानी कि प्राइमरी स्लज कहा जाता है और बचा हुआ द्रव जो होता है उसको द्वितीयक उपचार के लिए भेज दिया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है प्राथमिक उपचार में हमें कोई एडिशनल चीज़ ऐड नहीं करनी होती है। जो भी चीज़ हमारे पास होती है हम उसका यूटिलाइज़ेशन करते हैं और पहले हम क्या करते हैं, सूखे कचरे को हटाते हैं, फिर उसके बाद जो तली पर बैठ जाता है कचरा, यानी कि जो मिट्टी के बड़े-बड़े कण होते हैं, उसको हम हटाने का काम करते हैं। द्वितीयक उपचार देखते हैं। वाहित मल का द्वितीयक उपचार। जो बचा हुआ पानी था ना, ऊपर से हटा दिया आपने कचरा, नीचे से भी हटा दिया, बीच का पानी जो बचेगा उसको हम एरेशन टैंक में भेजते हैं, यानी कि हवा वाले टैंकों में भेज दिया जाता है। बड़े-बड़े हवा वाले टैंकों में भेज दिया जाता है। यहाँ वायु पंप की जाती है जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। जो पानी में मौजूद सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपने अंदर वृद्धि करने लगते हैं। ये सूक्ष्म जीव फ्लॉक्स यानी कि जीवाणु और कवक के जाल को बनाने का काम करते हैं जो पानी में पहले से ही मौजूद होते हैं। अब ये क्या करते हैं? इससे फायदा क्या होगा? ये जो जीवाणु और कवक के नाम से जो फ्लॉक्स बनता है, ये फ्लॉक्स क्या करते हैं? जो गंदा पानी है ना, उस गंदे पानी की शुद्धता को बढ़ाने का काम करते हैं। इधर देखो, सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थ को पचाते हैं, जिससे बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और जब बीओडी कम हो जाती है, तब पानी कैसा हो जाता है? उसमें प्रदूषण भी कम हो जाता है। बीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है सर? बायोकेमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मेहनत तो करने का कोई झाड़ ही नहीं है। इसके बाद इसे सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है जहां जीवाणु सक्रियता आंपक एक्टिवेटेड सिलेज बनाते हैं और उसके बाद में यानी कि ये अपना इफेक्ट इस वाले टैंक में दिखाते हैं सेटलिंग टैंक में। फिर उसके बाद सेटलिंग टैंक इसको क्यों बोला जाता है? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से पानी को ठिकाने लगाया जाता है कि यमुना में भेजना है, गंगा में भेजना है, कहाँ भेजना है। समझ में आ रही है बात? अगर डायरेक्टली हम गंदे पानी को भेज देंगे तो इससे हमारे लिए भी नुकसान है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे जलीय सूक्ष्म जीव यानी कि जलीय जीव और सूक्ष्म जीव वो भी मर जाएँगे। तो इस वजह से हमें पानी साफ करके भेजना चाहिए। तो यही गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया सबसे पहला एक प्लान था। क्या नाम था उसका? गंगा यमुना एक्शन प्लान। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बायोगैस का उत्पादन। बायोगैस जो भी बच्चे गांव से आते हैं उन सबको तो पता ही होगा बायोगैस के बारे में। जो बायोगैस होती है उसका एक दूसरा भी नाम होता है। कौन सा नाम होता है बताओ? मार्श गैस। इसे मार्श गैस के भी नाम से जाना जाता है और इसे गोबर गैस के भी नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये होती क्या है? ये किससे फॉर्मेशन होती है? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है मिथेनोजन, है ना? वो क्या काम करते हैं? कुछ अवायवीय जीवाणु जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं बड़ी मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। ये सेल्यूलोज वर्ड कहीं सुना हुआ है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं जो सेल्यूलोज प्लांट्स में यानी कि जो पौधों में पाया जाता है ये वही सेल्यूलोज है और ये सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है रूमेन ऑफ कैटल, यानी कि आंत में, भैंस या गाय की आंत में ये वाला बैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है। और ये क्या काम करता है? ये काम करता है सेल्यूलोज का पाचन।
और जैसे ही ये सेल्यूलोज का पाचन करता है वैसे ही किसका निर्माण होने लगता है, बायोगैस का निर्माण होने लगता है। पशुओं के रूमेन में पाया जाता है कौन सा बैक्टीरिया, मेथेनोबैक्टीरियम। मेथेनोजेंस का मतलब होता है कई ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा, और यहाँ पर एक का नाम लिखा हुआ है मेथेनोबैक्टीरियम। समझ में आ गई बात। बायोगैस संयंत्र क्या होता है, गोबर और पानी का मिश्रण एक टैंक में डाल दिया जाता है। गोबर लो, पानी मिलाओ, खूब झकास तरीके से मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ। उसके बाद क्या उत्पन्न होने लगेगा, थोड़ी देर बाद सूक्ष्म जीव अपनी गतिविधि करते हैं, उसके बाद में बायोगैस उत्पन्न हो जाती है। और बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, मेथेन गैस। और होती तो ये भी है लेकिन ये कम मात्रा में देखने को मिलती है, जबकि ये जो मेथेन गैस है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है। अच्छा, ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसको किसने बनाया था, बायोगैस को, बायोगैस का उत्पादन सबसे पहले किसने किया था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रामचंद्र डागर। ये सोनीपत हरियाणा के रहने वाले थे, सोनीपत हरियाणा। इन्होंने सबसे पहले बायोगैस का उत्पादन किया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा। ये किसके अंतर्गत आती है, KVIAC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ठीक है, याद रखना, काम में ही आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैव नियंत्रण कारक क्या होते हैं। जैव नियंत्रण का मतलब होता है बिना रसायन के हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमारी फसल भी सुरक्षित रहे और हमारे पास जो चीजें हैं वो भी काफी बेहतर रहें। हमारी जो फसल है उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल भी ना मिले और वो अच्छी प्रोडक्शन करें और अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड करें। तो ऐसा क्या क्या होता है भैया, जैव नियंत्रण, बायो कंट्रोल एजेंट, लेडी बर्ड, ये एक भ्रंग होता है जिन पर लाल और काली धरियां होती है। याद है ना, जैसे हम कहते हैं कबूतर, वो देख कबूतर, यह एक भ्रंग होता है जिन पर लाल और काली धारियां होती हैं। ये एफिड्स को नियंत्रित करता है। ये छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है। जो ड्रैगन फ्लाई होती है, इनका उपयोग मच्छरों मॉस्किटो को नियंत्रित करने में होता है। वो देखा तुमने, हेलीकॉप्टर आ रहा है, हेलीकॉप्टर, छोटे छोटे हेलीकॉप्टर्स होते हैं लेकिन वो ज्यादा बढ़ जाए तो भी नुकसान होता है। ये केवल मच्छरों को नियंत्रित करने का काम करती है। और बैसिलस thuringiensis, इसके बीजाणु पानी में मिलकर पौधों जैसे सरसों पर छिड़के जाते हैं या तितली की कैटरपिलर के लार्वा को मार देता है। और बीटी कॉटन उदाहरण है इसका। सर इसका मतलब क्या होता है, बैसिलस thuringiensis ये एक प्रकार का क्या होता है, ये जीवाणु पानी में मिलता है। ये पानी में मिलने के बाद में, ये पानी के मिलने के बाद में पूरी तरीके से प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब इस प्लांट पर जो भी तितली या फिर कोई भी छोटे मोटे कीट होते हैं, अगर वो इसके पास में आते हैं तो वो जैसे ही इसको इंजेक्ट करते हैं या जैसे ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, वैसे ही क्या होगा, ये उसको नष्ट कर देता है। प्लांट ही उसको ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता है। जैसे ही आप गलत पासवर्ड डालते हो वैसे ही लॉक नहीं खुलता। ऐसा ही होता है कि जब आप गलत जगह एंट्री ले लेते हो तब ऐसा होता है। ठीक है, सबसे पहला प्लांट कौन सा था, बीटी कॉटन। चैप्टर लगभग खत्म ही होने वाला है और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे आने वाले 13 दिन भी आप ही के साथ हैं। जैव नियंत्रण कारक क्या होते हैं, ट्राइकोडर्मा, ये एक कवक होता है। कवक जानते हो, फंजाई, फंगी जिसे बोला जाता है। यह पादप के मूल स्थिति पारितंत्र में बहुत आम है। इसका काम क्या होता है, ये देखो, ये कई पादप रोगजनक के खिलाफ एक प्रभावी जैव नियंत्रण कारक का काम करता है। ट्राइकोडर्मा बेसिकली ये किस्म कहाँ पर पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, ये जड़ में पाया जाता है। और ये छोटे मोटे जो भी इन्फेक्शंस वगैरह होने वाले होते हैं उनसे प्लांट को बचाने का काम करता है। दूसरा है बेटा बैक्लोवायरेसिस। इसका जीनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, जीनस क्या होता है सर, टाइम थोड़ा कम है, क्लास लंबी हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं। जीनस और एक होती है बेटा स्पीशीज।
इन दोनों नामों को कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने ये बताया था कि जो भी संसार में उपस्थित वर्ल्ड में जितने भी जीव हैं या एनिमल हैं, उनके नाम हमेशा दो में लिए जाएंगे, एक होगा जीनस और एक होगा स्पीशीज। ठीक है, तो याद रखना। ये कीटो, वापस आओ, वैक्यूलोवायरसिस करता क्या? ये कीटो और अन्य आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं बेटा? आर्थ्रोपोड्स भी बेटा कीट होते हैं। ये थोड़े इसमें छोटे भी, मॉडरेट भी और हाई लेवल के कीट आते हैं, पर हमला करते हैं। देख रहे हो बेटा, हमला करते हैं। ये प्रजाति स्पीसीज स्पेसिफिक होती है और अन्य पौधों, पक्षियों या स्तनधारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। इनका काम होता है बस, इनमें एक लॉक डाल दिया जाता है कि भाई आपको कीड़ों पर ही हमला करना है, तो बस ये कीड़ों पर ही हमला करते हैं। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में उपयोगी है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब आपको कोई भी चीज अलग से डालने की जरूरत नहीं है। आप बैक्लोवायरसिस का यूज करिए और खेती कीजिए, और आपको कोई भी पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। जैव उर्वरक क्या होता है? जैव उर्वरक यानी कि जो हमारी मृदा की पोषकता को, गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ। राइजोबियम फलियों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाता है। अच्छा, सहजीवी संबंध बताए किस लिए बनाता है? ये कहता है मैं तुम्हारी जड़ों की सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हें पोषण भी प्रदान करूंगा बदले में। जैसे मान लो ये है कोई प्लांट, तो यहाँ पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर लग जाता है। लगने के बाद में ये पता है क्या काम करता है? ये कहता है मैं तुम्हें पोषण प्रदान करूंगा, तुम बस मुझे प्रोटेक्ट कर लेना, तुम मुझे बचा लेना, मैं तुम्हें जमीन से, भूमि से पोषण प्रदान करके दे दूंगा। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, पहला हो गया, दूसरा सुनो। एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर मुक्त जीवी संबंध बनाते हैं। ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करते हैं। मतलब प्लांट को अगर इस फॉर्म में चाहिए, NO3 होती है इस फॉर्म में चाहिए, तो प्लांट को ये ऐसा करके देते हैं। समझ में आ रही है बात? प्लांट को ये इस फॉर्म में प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे प्लांट ग्रोथ जल्दी कर पाए। आपने सुना होगा ना NPK फर्टिलाइजर्स, जो आप ऊपर से डालते हो, अब उसे डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए यही काफी होता है, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम। ठीक है, दूसरा सुनिए। कवक क्या होता है? माइकोराइजा ग्लोमस जीनस, बेटा जीनस याद रखना, ग्लोमस जीनस के कवक, यह मिट्टी से फास्फोरस, याद रखना इंपॉर्टेंट है, को अवशोषित करके देता है और सूखा प्रतिरोध को बढ़ाता है। मतलब जैसा कि आप जानते हो, ग्लोमस जीनस यानी कि धान की खेती, तो आगे वाला है, सॉरी, ग्लोमस जीनस के कवक ये मिट्टी से फास्फोरस को अवशोषित करते हैं और पता है क्या काम करते हैं? और जो फसल होती है उसे सूखा यानी कि पानी की कमी को होने नहीं देता है। कवक कौन सा? माइकोराइजा। आगे आओ, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, एनाविना नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया, ये धान के खेतों में महत्वपूर्ण जैव उर्वरक का काम करते हैं। यानी कि जो धान की खेती होती है उसमें ये 3 बैक्टीरिया का यूज होता है, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। समझ गए? नो नो, समझ गए? देखते हैं भैया, वैसे तो मेरे हिसाब से लास्ट स्लाइड ही होनी चाहिए, निष्कर्ष देख लेते हैं क्या है। तो आज का निष्कर्ष यही है हमारा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और निष्कर्ष सुनते जाइए। सूक्ष्म जीव केवल रोग कारक नहीं है, बल्कि वे मानव कल्याण का एक अभिन्न अंग है। चाहे वह भोजन निर्माण हो, अपशिष्ट प्रबंधन हो, या कृषि उत्पादन बढ़ाना हो, या जीवन के हर क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद आपका।